Hello and welcome to this video. We are going to solve the GSI Prelims 2025 Geology question paper. We are solving from question number 1st to 60 in the part first. So this is the part first. All right. And the question paper booklet code is C. Okay. So adjust your questions according to that. I will try to solve as much as possible and थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे इस पे बताएंगे कि why these statements or this option is true okay और false ठीक है तो पहला क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ठीक है कपल सब्स्टिट्यूशन ठीक है तो ये जो टॉपिक है ये किसके अंदर आता है सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर आता है और ये मैंने अपने मिनरोलॉजी के क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया भी है ठीक है बाय द वे अगर आप तैयारी कर रहे हो जियोलॉजी की ओके जियोलॉजी से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है यू कैन जस्ट डाउनलोड द जियो माइंड ऐप वहाँ पे मैंने डिटेल में सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज बना रखे हैं एंड ईच एंड एवरी टॉपिक इज कवर्ड इन थॉरो मैनर ठीक है और सॉलिड सॉल्यूशन के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इट्स अ पार्ट ऑफ माय मिनरोलॉजी कोर्स ठीक है और ये मैंने यूट्यूब पे भी डाली है ठीक है सॉलिड सॉल्यूशन के ऊपर so if you look at this is the video that I made on solid solution okay and it sees the importance it shows the importance of this topic sorry ठीक है तो यहाँ पे भी coupled substitution जो है it's a part of solid solution ठीक है तो ये मैंने coupled substitution के बारे में यहाँ पे बता रखा है coupled substitution क्या होता है a paired ionic substitution involving the simultaneous substitution of ions of different charges in two different structural sites ठीक है तो एग्जांपल यहाँ पे देखो जैसे प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार सीरीज में क्या होता है सोडियम सिलिकॉन और कैल्शियम और एल्यूमिनियम के बीच कपल सब्स्टिट्यूशन होता है और चार्ज बैलेंस हमेशा ठीक है न्यूट्रल होता है तो ये आपको ध्यान में रखना है और जो वैलेंसीज हैं आप देख सकते हो डिफरेंट हैं जनरली +1 का डिफरेंस रहता है ठीक है तो Al3+ ओके Si4+ या Na+ या Ca2+ का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रहा है तो पहला स्टेटमेंट तो भाई क्या है सब सही है डिफरेंट वैलेंसीज हैं है ना उनका इंटरचेंज हो रहा है दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो Al3+ है ठीक है Si4+ या Ca2+ है या Na+ इनके बीच जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ये कॉमन है कौन से मिनरल में गार्नेट में लेकिन ये अभी हमने देखा दिस इज रॉन्ग दिस वाज फॉर योर फेल्डस्पार्स राइट ठीक है तो जो प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार है उसका ये अगर वो होता है यहाँ पे तो वो फिर करेक्ट होता है लेकिन गार्नेट में हम देख सकते हैं अगर आप लेफ्ट पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है ठीक है जितने भी गार्नेट की स्पीशीज हैं पायरोक से लेके ग्रोसलर तक वहां पे कहीं भी सोडियम नहीं है ना तो जनरली जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो मैंगनीज आयरन एल्यूमिनियम के बीच होता है ठीक है या मैग्नीशियम के बीच होता है तो ये आपको ध्यान में रखना है तो स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट राइट जो दूसरा क्वेश्चन है इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सॉलिड सोल्यूशन लेकिन यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है तो ये कह रहा है कि द फ्री एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन ठीक है तो ये इक्वेशन तो बिल्कुल सही है ये सबको पता रहता है ना गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी माइनस एंट्रोपी T डेल्टा S राइट तो आपको ये पता है कि डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए ठीक है फॉर सॉलिड सॉल्यूशन टू फॉर्म ओके एंड ऑब्वियसली दिस विल डिपेंड अपॉन द डेल्टा H एंड डेल्टा S राइट दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रेगुलर जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है उसमें डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है ठीक है एंड आइडियल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 सो इज इट करेक्ट नो दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज जो रेगुलर सॉलिड सॉल्यूशन होता है उसमें डेल्टा H बड़ा होता है 0 से बड़ा होता है ओके उसकी वैल्यू और डेल्टा H मिक्स जो होता है वो आइडियल सॉल्यूशन में 0 होता है ठीक है तो ये ठीक उल्टा दे रखा है तो डेल्टा H क्या होता है एंथैल्पी होता है ये आपको पता है हीट राइट सो आइडियल सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है
देयर इज नो हीट एक्सचेंज अपॉन मिक्सिंग, है ना। अभी सिंपल सा ये समझो कि जब आइडियल सॉलिड सॉल्यूशन हो रहा है तो वहां पे इंटरेक्शन होता ही नहीं है एटम्स के बीच, है ना। आइडियल, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आइडियली क्या हो रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन हो रहा है। सो देयर इज नो हीट एक्सचेंज अपॉन मिक्सिंग। ओके, तो एक एग्जांपल है जैसे FeMg ओलिवीन में, तो यू कुड से दैट दिस इज द टाइप ऑफ आइडियल सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। रेगुलर सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्शियल मिसिबिलिटी होती है ना, मतलब ये आइडियल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है एटम्स के बीच, ठीक है। तो जो हीट होता है, ठीक है, इट इज हाई, ठीक है, डेल्टा H इज हाई, so that's why it is positive। तो इसका एक एग्जांपल है लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार, है ना, NaCl, ठीक है। यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा एक बेसिक आपको एक आइडिया हो जाएगा, राइट। तो इसमें भी क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, सो डेल्टा H इज पॉजिटिव in a regular solid solution, so it means that there is no ideal mixing, ठीक है। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है एटम्स के बीच जब वो स्ट्रक्चर्स में फिट हो रहे हैं, है ना। द अदर क्वेश्चन इज, द थर्ड क्वेश्चन इज इन द सिलिकेट मिनरल्स Mg, Fe और जो मैंगनीज के आयंस होते हैं दे कॉमनली अकर विद इन विच कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसका आंसर है 6 फोल्ड कोऑर्डिनेशन। हियर यू कैन सी कि 6 फोल्ड का मतलब ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा है, मैंगनीज, आयरन और मैग्नीशियम जो होते हैं, ठीक है, ये 6 फोल्ड कोऑर्डिनेशन यानी कि ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन में जनरली क्या करते हैं, अकर करते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैंने ट्विनिंग में आपको बता रखा है, ट्विनिंग से भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए, ठीक है, पहले भी पूछे गए हैं। जिप्सम विद 1 नॉट नॉट एस ट्विन प्लेन प्रोड्यूसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। तो अगर आपको ये भी पता नहीं है 1 नॉट नॉट, सिर्फ ये पता है कि कौन सा मिनरल कौन सा ट्विन बनाता है ना। तो मानेबाग, स्वैलोटेल, कार्लसबाड, बविनो, ये तो बहुत बेसिक है, ये आपको आना चाहिए, है ना। तो कार्लसबाद है, बविनो है, मानेबाग है, ये किसका है, ऑर्थोक्लेस के ट्विन्स हैं, है ना। सो ये वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर है, ट्विनिंग के ऊपर, ठीक है, मैंने बना रखी है, इसमें मैंने डिटेल में सारे ट्विन्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। और जो जिप्सम है इट इज अ स्वैलोटेल ट्विन, ठीक है। तो ट्विनिंग से भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि आर दे ऑल मोनोक्लिनिक और नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दे ऑल आर मोनोक्लिनिक, ठीक है, बट द जिप्सम फॉर्म्स द स्वैलोटेल ट्विन, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, आप कर सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें काफी लोग कंफ्यूज भी हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्रैंक शाफ्ट लाइक चेन्स दैट रन पैरेलल टू अ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। let me just check whether I'm recording or not. Okay, so ये बेसिकली मिनरल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, कि क्रैंक शाफ्ट जैसी चेन्स हैं दैट रन पैरेलल टू ए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। तो जनरली जैसे चेन आता है आपके क्वेश्चन में, तो आप ऑटोमेटिकली चेन फेल्डस्पार के बारे में सोचते हो, और बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी किया होगा। और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल पैरोक्सिन को टिक किया गया है, बट इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि पैरोक्सिन में तो क्या होता है, होता तो क्रैंक शाफ्ट जैसे ही है, ये देखो आप, इंजन का क्रैंक शाफ्ट है, इस पे सिलेंडर्स लगे होते हैं, सो दिस इज कॉल्ड क्रैंक शाफ्ट, राइट। पैरोक्सिन की चेन्स भी कुछ ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा, है ना। या पैरोक्सिनाइड्स की बात करेंगे तो कुछ ऐसे, लेकिन पैरोक्सिन में क्या होता है, दीज चेन्स आर पैरेलल टू सी एक्सिस, राइट, ठीक है। तो फेल्डस्पार इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज फेल्डस्पार है तो टेक्टोसिलिकेट, फ्रेमवर्क सिलिकेट है ना, बट इसमें भी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं डबल क्रैंक शाफ्ट। क्या बोलते हैं, डबल क्रैंक शाफ्ट, राइट। दिस इज ऑल्सो लुकिंग सिमिलर टू क्रैंक शाफ्ट। तो ये जो डबल क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, दिस रन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स कैसे आ गया, ये मैंने लिया है जूसमन
बुक्स से, ठीक है। तो आपको कोई सा भी स्ट्रक्चर पढ़ना है, आप डियर हॉबी एंड जूसमान से पढ़ सकते हो, है ना, मिनरल्स का, ठीक है। तो ए बी सी कहें या एक्स वाई जेड कहें, एक ही बात होती है। सी रिजल्टेंट सी इक्वल्स टू जेड, ठीक है। ए इज एक्स, बी इज वाई, है ना। तो एक्स वाई जेड कहें या सी, सो दिस डबल क्रैंकशाफ्ट जो चेन्स हैं ये पैरेलल हैं किसके, एक्स और यू कुड से ए एक्सिस के, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर फेल्डस्पार, है ना। तो अगर बुक्स से भी देखोगे, डियर हॉबी एंड जूसमन से, तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर है, एंड इफ यू लुक अलोंग द ए एक्सिस इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। अलोंग द ए एक्सिस इट विल लुक लाइक दिस, सॉरी, राइट, अलोंग द ए एक्सिस का हो या एक्स एक्सिस का हो, ठीक है ना, एक ही बात है। ऑल राइट, द क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? वाटर रिएक्ट्स विद ब्रिजिंग ऑक्सीजन टू ब्रेक सिलिकेट नेटवर्क्स, ठीक है, ये सही है। वाटर इज मोर सॉल्युबल इन हाईली ठीक है, मतलब ग्रेनाइट मेल्ट्स में क्या होता है, वाटर ज्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये भी सही है। द एडिशन ऑफ वाटर टू सिलिकेट मेल्ट्स डिक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, okay, this is also correct. Decreasing water pressure causes melting to occur at progressively lower temperature, ठीक है। होता क्या है कि आप इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो पार्शियल मेल्टिंग का, या कि जब होता क्या है कि जब आप अ, आपने सबडक्शन जोन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब मेल्टिंग होती है तो उसमें एक हाइड्रस अगर मिनरल्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं, मेल्टिंग को एनहांस करते हैं, है ना। तो मोटा मोटा आप कॉन्सेप्ट वैसे भी लगा सकते हो कि अगर किसी भी मेल्ट में वाटर ज्यादा होगा ना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सॉरी, किसी भी रॉक में वाटर ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है, ऑटोमेटिकली लो हो जाता है, ठीक है। तो वाटर प्रेशर को जैसे हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है, वाटर प्रेशर को क्या करेंगे हम, जैसे कोई रॉक है लेट से, उस पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर इंजेक्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत वेग में मैं समझा रहा हूँ, वाटर हम इंजेक्ट कर रहे हैं, राइट। इट मींस द प्रेशर इज हाई, तो प्रेशर हाई होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड इफ द प्रेशर इज लो, अगर हम वाटर को इंजेक्ट कर रहे हैं उसको कम फोर्स से इंजेक्ट करें, ठीक है, तो इट विल बी वाइस वर्सा, इट विल इंक्रीज, राइट। तो होना चाहिए था इंक्रीजिंग वाटर प्रेशर कॉजेज मेल्टिंग टू अकर एट प्रोग्रेसिवली लोअर टेम्परेचर, है ना। बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो द आंसर विल बी डी। सो यहां पे आपको बस क्या ध्यान में रखना है कि जो वाटर होता है ना, इट ऑलवेज डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक, ठीक है। मतलब जब वाटर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे रॉक में तो इट विल ऑलवेज डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉक, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सी स्टेटमेंट है कि वाटर को ऐड किया जाए, ठीक है, सिलिकेट मेल्ट्स में, इट डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जो मिनरल हायर टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज हो रहे थे वो अब लोअर टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज होंगे, है ना। और ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट फिर आप इस पे लगा सकते हो, बट ये स्टेटमेंट गलत है ना, द D1, ओके। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो वाटर होता है वो ग्रेनाइट स्मेल्ट में ज्यादा सॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि ग्रेनाइट मेल्ट जो होता है वो हाईली पॉलीमराइज्ड होता है, ठीक है। पॉलीमराइज्ड होता है इसका मतलब उसका नेटवर्क ज्यादा होता है। तो अभी आप सिंपल भाषा में यही समझ सकते हो कि दे हैव हाई नेटवर्क्स, ओके। तो नेटवर्क जब ज्यादा होगा तो वो अकोमोडेट कर सकता है H2O मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। मोर स्पेस होता है इसमें, बेसिकली आप कह सकते हो। तो मोर स्पेस होगा तो H2O ज्यादा अकोमोडेट हो जाएगा इसमें, ओके। बसोल्टिक मेल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस पोलराइज्ड होते हैं, सो स्पेस नहीं होता है, ठीक है, अकोमोडेशन का, ठीक है। और पहला वाला स्टेटमेंट तो ये था कि वाटर रिएक्ट्स विद ब्रिजिंग ऑक्सीजन टू ब्रेक द सिलिकेट नेटवर्क्स, ठीक है।
तो वाटर बेसिकली क्या करता है, जब पोलिमराइज्ड मेल्ट्स में ज्यादा है तो वो क्या करता है, जो SiO बॉन्ड्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट करके क्या करता है, इन बॉन्ड्स को तोड़ता है, ठीक है, लीडिंग टू डीपोलिमराइजेशन। ऑलराइट, सो हियर कैन सी एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, ब्रिजिंग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा, है ना, और अब ये डीपोलिमराइज्ड हो गया, है ना, और वाटर को रिमूव किया जाएगा तो फिर पोलिमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, 8 आइसोक्रोनिक इक्वेशन दे रखी है, D इज इक्वल टू डी नॉट प्लस पी पी ई टी पावर लैम्डा टी माइनस 1, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये सबको पता होगा भाई, ठीक है, स्लोप, राइट, this is related to your radioactive dating. All right, so moving on, question number 9, plutonic rock with essential mineral quartz and plagioclase, quartz है 20% से ज्यादा, plagioclase है about 60%, तो कौन सा होगा, तो इसका आंसर है QAPF डायग्राम में आपने देखा होगा टोनालाइट, इसका रियल आंसर है, क्वार्ट्ज क्या कह रहा है, 20% से ज्यादा है ना, तो ये 20% वाली लाइन यहाँ पे, ठीक है, तो पहला तो हमें मिल गया कि यार 20% से ज्यादा है, तो मतलब इस ट्राइंगल, जो मैंने ब्लू वाला ट्राइंगल बनाया है, इसके अंदर वो कोई ना कोई रॉक होगी, है ना, तो अनॉर्थोसाइट तो नहीं हो सकती है, क्वार्ट्ज रिच ग्रेनिटोइड, क्वार्ट्ज मॉन्जोनाइट भी नहीं हो सकता है ना, क्वार्ट्ज मॉन्जोनाइट इधर आ गया, 20% से कम क्वार्ट्ज होता है इसमें, तो आइदर इट इज टोनालाइट और क्वार्ट्ज रिच ग्रेनिटोइड। अब प्लेजोक्लेस का फैक्टर देखते हैं, इट इज अबाउट 60% वॉल्यूम, है ना, तो प्लेजोक्लेस इज समवेयर अराउंड हियर, अगर हम 60% की बात करें तो 50% विल बी अराउंड हियर, मतलब 60% कुछ इस तरीके का हुआ है ना, राइट, सो क्वार्ट्ज रिच ग्रेनिटोइड तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इट इज कमिंग बिलो 60%, और अगर 50% से भी करे हुए तो वो नहीं आएगा, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज टोनालाइट, ठीक है, टोनालाइट, राइट, Gabbro with sub-equal amounts of clinopyroxene and orthopyroxene is called, तो यहाँ पे हमारे पास गैब्रो का टर्नरी डायग्राम है, ठीक है, तो पायरोक्सिन एंड ऑर्थोपायरोक्सिन, सो इसका आंसर होगा गैब्रो नोराइट, वो डायग्राम थोड़ा सा गलत था, ठीक है, हियर यू कैन सी द इक्वल अमाउंट ऑफ ओलेविन, सॉरी OPX एंड CPX इज देयर, ठीक है, ऑर्थोपायरोक्सिन एंड CPX, एंड द आंसर इज गैब्रो नोराइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रीटी इजी, आई थिंक सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो इजी, ठीक है, इन सम ग्रेनिटिक रॉक्स प्लेजियोक्लेस ओवरग्रोथ आर ऑब्जर्व्ड ऑन द ऑर्थोक्लेस मेगाक्राइस्ट, ठीक है, तो ये के फेल्ड्स्पार का मेगाक्राइस्ट है, इसके ऊपर आपका प्लेजियोक्लेस की ओवरग्रोथ है, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अ लो टेम्परेचर ट्रफ वैली एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्नरी फेज डायग्राम, ठीक है, तो इसका आंसर है डायप्साइट अल्बाइट अनॉर्थाइट, सॉरी, ओके, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा डायप्साइट एल्बाइट अनॉर्थाइट, है ना, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, शुरुआत में बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, अगर मतलब इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डायग्राम क्या होता है, थर्मल वैलीज क्या होती है ना, तो
किसी भी टर्नरी डायग्राम में आपने देखा होगा कि हम उसको मतलब इजीली समझने के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक होता है तो टेक्स्ट बुक में 2D होता है ना? बट एक्चुअल में जो डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा 3D में रहता है, राइट? और इस 3D में हमने पढ़ा था, मतलब मैंने आपको पढ़ाया भी है इग्निस पेट्रोलॉजी कोर्स में, कि ये जो वैलीज होती हैं इनको हम बोलते हैं थर्मल वैलीज, सिमिलर टू टोपोग्राफी, है ना? तो जो ये मिनिमम पॉइंट्स, मिनिमम लाइंस होती हैं या मिनिमम टेम्परेचर की जो ये लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं थर्मल वैलीज, राइट? सो फ्रॉम द टॉप व्यू यू कैन सी कि जो आप टर्नरी डायग्राम देखते हो वो जिस तरीके से देखते हो, और इसमें कोटेक्टिक लाइंस होती हैं, ठीक है, जिनको हम थर्मल वैलीज भी कहते हैं, राइट? अब वो कह रहा है कि अ लो टेम्परेचर ट्रफ वैली एग्जिस्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्नरी फेज डायग्राम, ठीक है? तो ये सारे के सारे क्या हैं, टर्नरी फेज डायग्राम्स हैं, लेकिन इसमें से एक लो टेम्परेचर ट्रफ किस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो आप देखो कि अगर आपको अनॉर्थाइड फॉरेस्ट्राइटेड क्वार्ट्ज दे दिया गया है, लाइक, ठीक है, फॉर एग्जांपल सी अनॉर्थाइड फॉरेस्ट्राइड क्वार्ट्ज यानी कि सिलिका सिस्टम है, तो इसमें हम देखते हैं कि कितनी वैलीज हैं, राइट? इसमें एक वैली तो नहीं है ना? इसमें लो टेम्परेचर ट्रफ जो है, एक वो ये वाला भी है, एक ये वाला भी ट्रफ भी है, एक ये वाला ट्रफ भी है, एक ये वाला ट्रफ भी है ना? तो इसमें मल्टीपल ट्रफ्स हैं, तो सिंगल ट्रफ तो नहीं है, राइट? सिमिलरली यू हैव कैलिसाइट, राइट? नेफ्रीन कैल्साइट सिलिका सिस्टम, राइट? Sorry. Okay, so this is yeah, नेफ्लिन कैल्साइट सिलिका सिस्टम, तो इसमें भी मल्टीपल ट्रफ वैलीज आपको देखने को मिल रही हैं, राइट? सो दिस इज आल्सो नॉट ट्रू. देन देयर इज नेफ्लिन डाइऑक्साइड सिलिका सिस्टम, राइट? तो इसमें मल्टीपल वैलीज आपको देखने को मिल रही हैं. सो द करेक्ट आंसर इज डाइऑक्साइड एल्बाइट अनोर्थाइड, क्योंकि इसमें क्या है, आपको एक सिंगल ट्रफ देखने को मिलेगी. सो दिस इज योर सॉरी डाइऑक्साइड एल्बाइट अनोर्थाइड सिस्टम, राइट? तो इसको आप 3D में देखोगे, दिस इज योर सिंगल ट्रफ टेम्परेचर ट्रफ थर्मल वैली, right? So this is your the correct answer. Okay. The question number 14 is low mg values associated with which one of the following. ठीक है, तो mg आपको पता है कि जैसे जैसे डिफरेंशिएशन होता है मैग्मा का, वैसे वैसे क्या है, mg लेवल्स कम होते जाते हैं, है ना? आपने वैसे भी देखा होगा कि ओलिविन सबसे पहले क्रिस्टलाइज होता है, फिर ठीक है बोन्स रिएक्शन सीरीज में भी देखा है. एक बेसिक आइडिया आप लगाओगे तो आपको वैसे ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि जो इवॉल्व्ड मैग्मा होते हैं, जिनका इवोल्यूशन हो चुका होता है ना, आप कह सकते हो कि उनमें मैग्नीशियम कम होता है, ठीक है? प्रिमिटिव मैग्मा में तो नहीं होगा. हाई एक्सट्रूजन टेम्परेचर ऑफ द मैग्मा, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. लो एल्कलीज इन द मैग्मा, ठीक है? तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज, मोस्ट एप्ट आंसर इज इवॉल्व्ड मैग्मा. अगेन यहाँ पे H2O के बारे में और उसका इफेक्ट जो होता है मेल्ट्स पे, ठीक है, फ्लूइड्स का जो इफेक्ट होता है H2O और CO2 का, वो क्या होता है, उस पे क्वेश्चन पूछा गया है. H2O and CO2 behavior of the melts, ठीक है? तो H2O is involved in hydrolysis reaction, ठीक है? तो ये मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था अभी, तो ये तो सही है. H2O is involved in hydrolysis which increases the, ठीक है? तो मैंने कहा था कि जो H2O होता है वो जब रिएक्ट करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, तो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है? डीपॉलीमराइजेशन होता है. सो दिस इज द करेक्ट, सो दिस इज इनकरेक्ट. CO2 forms carbonate complexes which reduces the polymerization of the melt, ठीक है? CO2 forms carbonate complexes which increases, तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है? तो ये आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. H2O is more soluble, ठीक है? तो ये भी सही है ना? मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि फेल्सिक मेल्ट्स में क्या होता है, फेल्सिक मेल्ट्स जो होते हैं मोर पॉलीमराइज्ड होते हैं, इनमें स्पेसेस ज्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज मोर सॉल्युबल, ठीक है? तो 145 इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग ऑन. यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ चुका है. इसमें सॉइल्स के बारे में पूछा गया है, हिस्टोसॉल, ऑक्सीसॉल्स. तो पहले हम देख लेते हैं.
पहले हम सबसे इजी जो सॉइल होती है याद करने को वो होता है ऑक्सीसॉल्स, ठीक है। तो ऑक्सीसॉल्स क्या होते हैं, बहुत ही हाईली वेदर्ड होती है, ठीक है। बी, सो B3 और B1, तो B1 को हम देखते हैं सॉइल्स विद सबसरफेस क्ले ओरेजन, हाईली लीस्ट कॉमनली फाउंड, ठीक है। और B3 इज योर वेरी ओल्ड हाईली लीस्ट, so B3 very old highly leached soils with subsurface accumulation of iron and aluminum oxide commonly found in tropical environments। तो ऑक्सीसॉल की डेफिनेशन हम देखते हैं। ऑक्सीसॉल वेरी वेदर्ड, रिच इन अल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फॉर्म इन ट्रॉपिकल रीजन। तो अल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड यहाँ पे गिव अवे कर देता है, तो B3 तो सही है ना। सो आइदर इट इज ए और आइदर इट इज सी, ठीक है। ए की बात करते हैं हम, ए में कौन सी सॉइल है, हिस्टोसॉल्स। तो आइदर ए का 4 होगा या 2 होगा। तो हिस्टोसॉल्स हम देख लेते हैं, वेरी रिच इन ऑर्गेनिक डिब्री फॉर्म्ड इन स्वैम्प एंड मार्शेस। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक इज द गिव अवे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक देखो आप, ऑर्गेनिक किस में है, राइट। सो सॉइल्स विद अ थिक अपर लेयर वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ए का हो गया आपका 2, सो A2। तो आंसर सी इज करेक्ट, सी इज 1, डी इज 4। डी वर्टिसॉल्स होता है। वर्टिसॉल्स आप में ध्यान में रखना कि वर्टिकुलर आप ध्यान में रखो कि श्रिंक होता है। तो इसमें आपकी जो क्लेज होती हैं वो स्वेलिंग वाली क्लेज होती हैं, श्रिंक एंड स्वेल करती है। सॉइल दैट डेवलप डीप एंड वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राई एंड ड्यू टू हाई क्ले कंटेंट, वर्मिकुलाइट और स्मेक्टाइट जैसी क्लेज होती हैं, ओके। तो वर्टिसॉल्स क्ले रिच सॉइल्स केपेबल ऑफ स्वेलिंग व्हेन वेट, ठीक है। तो यहाँ से फिर ऑटोमेटिकली आपका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग seismic waves, ठीक है। seismic waves follow curved path, ये तो सही है स्टेटमेंट 1। Statement 2 is velocity of seismic waves generally increases with depth, the result of increasing pressure that squeeze the rock into more compact rigid material, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, seismic waves की velocity होती है वो इंक्रीज होती है ना। यहाँ पे फॉर्मुलाज दे रखा है PS waves का, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, वैसे हम देखते हैं कि जो अर्थ है, मतलब अर्थ की लेयर्स हैं वो रिजिड होती जाती हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सेप्शंस जैसे आउटर कोर, बट कंपैरेटिवली अगर आप मोटा मोटा ट्रेंड देखोगे तो जो वेलोसिटीज होती हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं, है ना, seismic वेलोसिटीज। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन योर बल्क मॉडल्स, ठीक है, विच ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द रिजिडिटी। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओके। लेकिन जो कर्व्ड पाथ क्यों फॉलो करता है, इसका ये स्टेट, मतलब इसका ये एक्सप्लेनेशन जो है स्टेटमेंट 2, इट इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको जानना है तो आप आयरिस अर्थक्वेक की वेबसाइट पे जाओ। लेट मी जस्ट, राइट, राइट, दिस इज द PDF ऑफ आयरिस अर्थक्वेक, ठीक है। तो आपको पता है कि जो seismic वेव्स होती हैं वो स्नेल्स लॉ को फॉलो करती हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज होगी और उसके साथ साथ जो डायरेक्शंस हैं इट विल आल्सो चेंज, ठीक है, seismic वेव की डायरेक्शंस, ठीक है। तो इफ वर there were no changes with the depth, seismic waves would travel straight path to the other side of the earth, okay, because they follow the laws of refraction and reflection, ठीक है। And they encounter different boundaries of different composition, different, ठीक है, bulk modulus वगैरह। So that's why they refract, okay, according to Snell's law। और जब वो रिफ्रैक्ट करती हैं so that's why they follow the curved path, ठीक है, ओके।
रेजिडेंस टाइम ऑफ केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर आर यूजुअली लॉन्गर देन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में फ्लक्सेस बहुत ज्यादा होता है ना। फ्लक्सेस का मतलब क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है, आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, मोटा मोटा कहीं तो एटमॉस्फेयर में एक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। सो दैट्स वाई जो रेजिडेंस टाइम होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में कम होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ओशंस में रेजिडेंस टाइम ज्यादा होता है, और ओशंस का मास भी ज्यादा है कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। आई थिंक 300 times it is heavier than the atmosphere. Ocean is 300 times heavier than the air, ठीक है। In terms of total mass, the atmosphere is a smaller reservoir than the ocean. Again ये भी गलत है, ठीक है। Fluxes into and out of the atmosphere can be larger, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, मतलब सेकंड पार्ट सही है, बट द होल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, सो दिस इज अगेन बेसिक सॉइल ऑर्डर्स। ये सॉइल का मैप दिखा रखा है, एग्रीकल्चर मैप ऑफ सॉइल, ठीक है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जनरली वर्टिसॉल्स आपका सेंट्रल और वेस्टर्न एरियाज में है। इंसेप्टिसॉल्स आपका जनरली नॉर्दर्न बेल्ट पे है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू which one of the following pairs is not correctly matched? तो स्ट्रेटोवॉल्केनोस तो माउंट फूजी तो स्ट्रेटोवॉल्केनो है, ठीक है। कैल्डेरास लार्ज स्टीप वॉल्ड बेसिन शेप डिप्रेशन मच लार्जर देन द क्रेटर, ये भी सही है, ठीक है। डायाट्रीम्स, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा सिंड्रकोन्स, ठीक है। सिंड्रकोन्स वॉल्केनोस का कहा जाता है, ठीक है। सो जो ये डेफिनेशन दे रखी है, बोल शेप पिट फाउंड एट द समिट ऑफ द मोस्ट वोल्केनिक माउंटेन सराउंडिंग द सेंट्रल बेल्ट, ये एक्चुअली क्रेटर की डेफिनेशन दे रखी है, नॉट द सिंड्रकोन। सिंड्रकोन इज अ टाइप ऑफ वॉल्केनो, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा डाउटफुल है, इसका आंसर सी भी हो सकता है और इट कुड बी ए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर यूजिंग। तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में आपको पार्ट सेकंड में प्रोबेबली आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट आपको पता है, इफ यू लुक एट दिस इमेज, दिस इज अ हॉटस्पॉट एग्जांपल ऑफ हवाई, राइट। तो ऑब्वियसली हॉटस्पॉट में वॉल्केनिज्म होता है, हाई हीट फ्लो होता है और क्रस्टल अपलिफ्टिंग भी होती है, दैट्स वाई आपके जो आइलैंड्स बनते हैं, जो हवाई का आइलैंड है वो बना हुआ है, बिकॉज इट्स अपलिफ्टिंग, ठीक है। हॉटस्पॉट इज द सरफेस मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैंटल प्लूम एंड पार्शियल मेल्टिंग, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि हॉटस्पॉट के नीचे ठीक आपका मेंटल प्लूम होता है और वो लिथोस्फीयर को क्या करता है, पार्शियली मेल्ट करता है, एंड देन द वॉल्केनिज्म हैपन, ठीक है। और मेंटल प्लूम कहाँ जुड़े हुए होते हैं, आपके डी डबल डैश लेयर से आते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। any one location at any one location sea level changes during deglaciation reflects, ठीक है। so this is a topic of isostasy, ठीक है। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अंटार्कटिक है या अंटार्कटिका है, ठीक है, वहां पे आपकी ह्यूज आइस की लेयर बनी हुई है, राइट। तो लेट्स से 20 किलोमीटर थिक, एक हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ, 20 किलोमीटर थिक शीट ऑफ आइस, ठीक है। तो इसके नीचे जो क्रस्ट है वो आप कह सकते हो एक तरीके से डिप्रेस्ड हो रखा है, राइट। अब जब डीग्लेशिएशन होगा, लेट्स से ये 20 किलोमीटर का जो थिक आइस है, लेट्स से वो मेल्ट हो गया पूरा का पूरा, तो फिर क्या होगा, आपका आइसोस्टैटिक रीबाउंड होगा, है ना। ये जो डिप्रेस्ड लैंड पार्ट था, ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपलिफ्ट करेगा, और इसके कारण क्या होगा, सी लेवल चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये जो सी लेवल चेंजेस होंगे ये यू स्टैटिक भी होंगे, ठीक है,
आइसोस्टैटिक भी होंगे और इसमें टेक्टोनिक का कंपोनेंट भी होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स का कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। सो यू स्टैटिक आप मोटा मोटा समझो कि यू स्टैटिक इज ग्लोबल सी लेवल चेंज, ठीक है। और आइसोस्टैटिक जनरली आपका मतलब इस लोकल रीजन में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और टेक्टोनिक्स प्लेट टेक्टोनिक्स। एंड जो डीग्लेशिएशन होगा ऑब्वियसली आपका जनरली आइस कैप्स में होगा, है ना। तो आइस कैप्स जो होती हैं बहुत लार्ज होती हैं, तो वो ग्लोबल स्केल पे सी लेवल को इफेक्ट करेंगी ही करेंगी। क्वेश्चन नंबर 23 का है आंसर लॉन्ग शोर करंट्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ इरोजन, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन अलोंग द शोर, ठीक है। तो जो लॉन्ग शोर करंट्स होती हैं दीज आर बेसिकली योर currents which run parallel to the coastline, ठीक है, almost parallel to the coastline, ठीक है। and this is what they look like, right? and तो जो इसका लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट होता है, ठीक है, ये इरोजन को कॉज करता है, राइट। सो एज दिस शीट ऑफ वाटर जिसको हम लॉन्ग शोर करंट कहते हैं, ठीक है, moves on and off the beach, it can capture and transport beach sediments back out to sea. This process is known as longshore drift and can cause significant beach erosion, okay. क्वेश्चन नंबर 24 इज रिलेटेड टू जियोमॉर्फोलॉजी। एस्कर आपको पता ही है सब ग्लेशियल होता है, तो ये तो सही है। द लार्जर टर्मिनल मोरेन्स आर जनरेटेड बाय फास्टर रिट्रीटिंग ग्लेशियर, ये गलत है, क्योंकि जो फास्ट रिट्रीटिंग ग्लेशियर होगा वो उतना सेडिमेंट आप मतलब सेडिमेंट जो है उतना कैरी नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि वो रिट्रीट बहुत जल्दी हो रहा है। जो स्लो रिट्रीटिंग ग्लेशियर होगा वो अपने साथ क्या है, सेडिमेंट्स ज्यादा कैरी कर पाएगा, मोर सेडिमेंट्स। अगर अगर जो स्लो रिट्रीटिंग ग्लेशियर होगा, और मोर सेडिमेंट्स का मतलब क्या है कि इसका जो मोरेन होगा, है ना, वो लार्ज होगा, ठीक है। मोरेन विल बी लार्ज। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। मीडियल मोरेन टिपिकली डिस्प्ले राउंडेड क्रस्ट एंड रिलेटिवली स्ट्रेट लिम। ऑब्वियसली मीडियल मोरेन्स क्या होते हैं, आपके जो ग्लेशियर्स के, ये लेट से ग्लेशियर है, ग्लेशियर के जो बीच में आपका मोरेन होता है वो मीडियल होता है। तो मीडियल मोरेन जनरली क्या होता है, स्ट्रेट होता है, और वो कुछ इस तरीके से, अगर उसका क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो वो जिस तरीके से रहता है, राउंडेड क्रस्ट इसके रहते हैं। सो 1 and 3 इज द आंसर, ठीक है। ड्रमलिन्स के बारे में तो बहुत इजी है ना, जियोमॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। आप बहुत सारे लोगों ने इसको कंफ्यूज किया होगा रॉकी माउंटेन के साथ, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन जो होते हैं, माउंटेन, ठीक है, या माउंटेनी कुछ भी बोलो, ठीक इसका उल्टा होता है ना, इसका डायरेक्शन जो होता है इसका ठीक उल्टा होता है रॉकी माउंटेन। So these are characterized by smooth elongated parallel hills, सही है। These are depositional feature, ये भी सही है। Its gentle longer slope points towards upstream direction, तो ये गलत है ना। इसका जो gentle slope है, it is pointing towards the downstream direction। किसका? ग्लेशियर का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ग्लेशियर मतलब इधर की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ग्लेशियर इज मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट इन केस ऑफ दिस, ठीक है। सो दिस जेंटल स्लोप इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। तो ये गलत है। मोस्टली फाउंड एज एन आइसोलेटेड लैंडफॉर्म, नहीं, ये साथ में पाए जाते हैं, है ना। और ये साथ में अगर आपको दिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी, ओके। सो 1 and 2 इज द आंसर। हियर यू कैन सी रॉकी माउंटेन, है ना। तो रॉकी माउंटेन में क्या होता है, जो स्मूथ वाली साइड होती है दैट इज योर अपस्ट्रीम साइड, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट था ये रॉकी माउंटेन के लिए ट्रू है। मिडिल मोरेन आप देख सकते हो, ये वाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिकल वेदरिंग। यार ये तो आप खुद से कर सकते हो, है ना।
रिमूवल ऑफ सरफेस मटेरियल, ठीक है, इसका आंसर 1 एंड 2 होगा, ये गलत होगा। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक आप लगा के कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है उसको टिक करना है। ठीक है, तो पहला है incongruent dissolution occurs when all the constituents of an individual molecules are separated and remain in solution. ये इनकरेक्ट है। ठीक है, जो incongruent dissolution में होता क्या है, when all the constituents, ठीक है, they do not remain in the solution, जब वो सेपरेट होते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जब वो सेपरेट होते हैं, दे डू नॉट रिमेन इन द सोल्यूशन। ठीक है, सम मे रिकम्बाइन टू फॉर्म न्यू मिनरल्स। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, रेजिड्यू बच जाता है थोड़ा सा। ठीक है, जो इसकी बात कर रहा है कि मतलब दे कंबाइन टू क्रिएट न्यू कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये जो बी स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है, सी हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है, ऑब्वियसली इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल KLSI3O8 का अगर हम बात करें, KLSI3O8, ठीक है, जो कि ऑर्थोक्लेज है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो सीधा आपका क्ले मिनरल बनेगा एक। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल मैंने अपनी वेदरिंग की वीडियो में दिया है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, सो वेदरिंग की वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, राइट। तो वाटर क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, मिनरल को टू फॉर्म द अदर मिनरल। ठीक है, तो वाटर splits into hydrogen cations and hydroxyl anions। ठीक है, OH और H प्लस में स्प्लिट करता है और फिर क्या करता है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रिएक्शंस आपके होते हैं। आपका ऑर्थोक्लेज फेल्ड्स्पार है KLSI3O8। ठीक है, ये वाटर है एंड इट विल अगेन, ये रिएक्शंस हैं, तो फाइनल रिएक्शन आप देख सकते हो Al2Si2O5। ठीक है, इट्स बेसिकली अ केरोलाइट विच इज अ क्ले मिनरल, राइट। तो ये आपका प्रोड्यूस करेगा, राइट। So this is a basically from weathering. Okay, conversion of anhydrite to gypsum is an example of hydration. तो ये भी सही है, because anhydrite क्या होता है आपका CaSO4, ठीक है, और जिप्सम में क्या आ जाता है आपका .2H2 आ जाता है। ठीक है, तो हाइड्रेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, if sigma 1 represent the maximum principal compressive stress, which one of the following statement is correct for normal faulting? तो नॉर्मल फॉल्टिंग आपका पता है कि एक्सटेंशन की वजह से होता है। ठीक है, इसमें सिग्मा 1 क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। सॉरी, देयर इज अ स्लिप ऑफ टंग, सिग्मा 1 विल बी वर्टिकल। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज फॉर द थ्रस्ट्स, the sigma 1 will be horizontal for the thrusts। okay, sigma 1 will be vertical for your normal faulting। which one of the following statement regarding pure shear deformation is correct? तो प्योर शेयर आप देख सकते हो। ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है स्ट्रेन एलिप्सॉइड के, दे ऑलवेज कोइंसाइड विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन। ओके, तो आपको पता है कि ये कोएक्सियल स्ट्रेन होता है प्योर शेयर में, सो दे विल ऑलवेज कोइंसाइड।
जो मतलब प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ स्ट्रेन होंगे, दे विल ऑलवेज कोइंसाइड विद द स्ट्रेन एलिप्सॉइड, एक्सेस ऑफ स्ट्रेन एलिप्सॉइड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांजैक्टेड क्लीवेज इन फोल्डेड रॉक्स. ठीक है, तो ट्रांजैक्टेड क्लीवेज कुछ इस तरीके से रहते हैं, ऑब्लिक टू योर एक्सियल सरफेस या एक्सियल प्लेन. ठीक है, ये आपका एक्सियल प्लेन है. ठीक है, तो ये तो गलत है. ट्रांजैक्टेड क्लीवेज फॉर्म्स व्हेन फोल्डिंग अकर्स इन लेयर ओरिएंटेड ऑब्लिक टू ऑल द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन. ठीक है, और ये कनकरेंटली ही बनते हैं, जब आपका फोल्ड बन रहा होता है तभी ये बनते हैं. ठीक है, तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, दिस इज a diagrammatic example of transected fold. ठीक है, so it is produced by the same deformation that generated the early fold. Okay. Okay, now 31 question is based upon SIAM classification. ठीक है, तो कह रहा है एस टाइप ग्रेनाइट जो होते हैं वो पर अल्यूमिनस होते हैं. तो क्या ये करेक्ट है? हाँ, ये करेक्ट है. हम देख भी सकते हैं कि यस, तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था. ठीक है, इग्नियस पेट्रोलॉजी में, कि जो एस टाइप के ग्रेनाइट्स होते हैं दे आर डिप्लीटेड इन सोडियम ऑक्साइड बट एनरिच्ड इन Al2O3. ठीक है, क्योंकि सेडिमेंट्री क्रिस्टल ब्लॉक की मेल्टिंग से प्रोड्यूस होते हैं, तो दिस इज पर अल्यूमिनस. ठीक है, तो पहला तो सही है. सेकंड वन इज आई टाइप ग्रेनाइट्स कंटेन मेटासेडिमेंट्री जिनोलिथ. ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आई टाइप का जो पैराजेनेसिस होता है वो क्या होता है, इग्नियस प्रोटोलिथ का मेल्टिंग है, तो ऑब्वियसली वो कैसे सेडिमेंट्री जनरेट करेगा. एस टाइप ग्रेनाइट्स कंटेन नॉर्मेटिव कोरंडम. ओके, इसको भी छोड़ देते हैं. आई टाइप ग्रेनाइट्स आर पर एल्यूमिनस, ये भी गलत है. एस टाइप ग्रेनाइट्स जनरली कंटेन मस्कोवाइट एंड बायोटाइट. तो एस टाइप में मस्कोवाइट बायोटाइट रहते हैं, ये भी सही है. ठीक है, तो स्टेटमेंट 5 इज ऑल्सो करेक्ट. ए टाइप ग्रेनाइट्स आर पर अल्यूमिनस. तो ए टाइप ग्रेनाइट्स क्या पर अल्यूमिनस होते हैं? नहीं, अनऑर्गेनिक. ठीक है, तो इसमें हाई पोटेशियम सोडियम रेशियोज होते हैं. ठीक है, कंपेयर टू अल्यूमिनियम. सो पर अल्यूमिनस तो नहीं है. तो 1 5 इज द करेक्ट. ठीक है, तो ऑब्वियसली इट वुड बी 1 3 5. ठीक है, तो नॉर्मेटिव कोरंडम, कोरंडम क्या होता है आपका? अल्यूमिनियम होता है, अल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, तो वो ऑब्वियसली एस टाइप में रहेगा बिकॉज पर अल्यूमिनस है. ठीक है, नाउ कोमाटाइट स्पिनिफेक्स स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ओलिविन के लार्ज क्रिस्टल्स कोमाटाइट्स में रहते हैं. ठीक है, बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में, राइट. रूम प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद, इसके ऊपर पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है विंटर में. ठीक है, कार्बोनाटाइट एम्प्लेसमेंट. बिकॉज रूम प्रॉब्लम का बेसिकली मतलब क्या है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इतने बड़े बैथोलिथ्स या जो भी इग्नियस प्लूटॉन्स होते हैं वो कैसे क्रस्ट में इंट्रूड होते हैं, और क्रस्ट में इतना स्पेस कैसे आ जाता है, हाउ मच रूम, हाउ द रूम इज बीइंग क्रिएटेड टू अकोमोडेट सच लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्मा, इंट्रूजन ऑफ मैग्मा. दिस इज कॉल्ड रूम प्रॉब्लम. तो ओफियोलाइट, डेक्कन बसॉल्ट, ग्रेनाइट, ये क्या है सारे के सारे?
मतलब ओफियोलाइट तो आप कह सकते हो कि ऑब्डक्शन हो रहा है ना, मतलब ओफियोलाइट जो होता है वो क्या होता है आपका, बेसिकली पूरा होराइजन होता है आपका क्रस्ट का, ओशनिक क्रस्ट का, और नीचे मेटामॉर्फिक सोल जो होता है, मतलब टेक्टोनाइट जो होता है ना, उसका ऑब्डक्शन हो रहा है। सो उसको हम बोलते हैं, जब वो अर्थ क्रस्ट पे, मतलब अर्थ क्रस्ट पे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे उसका ऑब्डक्शन होता है, तब हम उसको ओफियोलाइट बोलते हैं। बट कार्बोनेटाइट इज बेसिकली योर व्हाट, इंट्रूजन ऑफ मैग्मा। ठीक है, उनका जो इम्प्लेसमेंट होता है, इट्स यू कुड से इट इज एसोसिएटेड विद द इम्प्लेसमेंट ऑफ द मैग्मा इटसेल्फ। ठीक है, तो उसको ग्रेनाइट हो गया रॉक टाइप, है ना। ठीक है, बसॉल्ट तो क्या हो गया आपका एक्सट्रूसिव, तो ये प्लूटोन से रिलेटेड तो है नहीं, तो इसका जो आंसर है वो है कार्बोनेटाइट इम्प्लेसमेंट। ओके, जो इम्प्लेसमेंट है, प्लूटोन इम्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अलग अलग प्रोसेसेस दे रखी हैं, ये विंटर में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो रूम प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद कार्बोनेटाइट इम्प्लेसमेंट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग कैटाक्लेसाइट मेटामॉर्फिज्म, हॉर्नफ्लेल्स। ठीक है, फॉल्ट ब्रेक्शिया हो गया, स्यूडोटेक्लाइट फॉल्ट हो गया, ये सब क्या आपकी फॉल्टेड रॉक्स हैं। ठीक है, इसका आंसर हॉर्नफ्लेल्स। ये भी इजी है, 35। सैंडस्टोन क्या बनाएगा, क्वार्ट्जाइट। ठीक है, लाइमस्टोन आपका मार्बल, तो A3C2। ओके, so B is the answer. Question number 36, which one of the following statement is not correct? Not correct. Heat generated by radioactive decay is higher in oceanic crust than, नहीं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ज्यादा हीट जनरेट होगी रेडियोएक्टिव डिके के कारण, बिकॉज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपका ग्रेनेटिक रॉक्स रहती हैं, तो उनमें ज्यादा आपका रेडियोएक्टिव डिके होगा। तो जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ना, इसमें हाई अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सबको पता है, तो ऑटोमेटिकली ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 38, क्लोज स्पेशियल अकरेंस ऑफ कोइवल हाई पीटी एंड लो पीटी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो इसका आंसर है पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट, जापान में सनबवागा एंड रोक अबुकुमा मेटामॉर्फिक बेल्ट्स हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट्स। ठीक है, तो ऑल्टरनेट बेल्ट्स हैं रॉक्स की, एक में हाई प्रेशर टेम्परेचर है और एक में लो प्रेशर टेम्परेचर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे रियोक अबुकुमा जो है वो लो पीटी बेल्ट है, एंड सनबगावा इज योर हाई पीटी। ठीक है, intimate growth of two or more minerals that have nucleated and grown together, symplectite. Incomplete replacement of earlier minerals produces coronal texture। बहुत सिंपल है, ये सब मैंने टेक्सचर्स में पढ़ा रखे हैं अच्छे से। Which one of the following is not related to recrystallization process? Mechanical crushing of grains। ठीक है, ग्रेन बाउंड्री एरिया रिडक्शन, सब ग्रेन रोटेशन, ग्रेन बाउंड्री माइग्रेशन, ये सारे क्या है रिक्रिस्टलेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी अ गुड जियोबैरोमीटर। ठीक है, तो ये देखो मैंने मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में अच्छे से आपको बताया भी है। ठीक है, तो गैस गैस में क्या होता है आपका ग्रोसुलर, एंडालुसाइट, सिलिकेट एंड योर अनॉर्थाइट। ठीक है, इट्स अ गुड जियोबैरोमीटर, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। ठीक है, गार्नेट, अल्यूमिनोसिलिकेट, सिलिका एंड प्लाजियोक्लेस। गार्नेट, ग्रोसुलराइट, काइनाइट इज योर वन ऑफ योर अल्यूमिनोसिलिकेट, क्वार्ट्ज, सिलिका एंड अनॉर्थाइट। इसका आंसर होगा डी। ओके, and this I have discussed very well in my metamorphic petrology course.
द मिनरलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन टू सक्सेसिव जोन caused by specific univariant reaction is known as इंडेक्स मिनरल, ठीक है ना। फेसिस जो होता है ये पूरा जोन को बताता है, मतलब असेंबलेजेस को बताता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू सक्सेसिव जोन्स की बात हो रही है, तो ये इंडेक्स मिनरल आपको बताएगा। ओके, तो एंडल सबसे पहले हम देखते हैं जो मोस्ट ऑब्वियस है, गार्नेट ऑम्फासाइड क्या होता है आपका, हाई प्रेशर होता है ना, C is 2, तो आइदर इट इज सी और आइदर इट इज डी, ठीक है। क्लोराइड जियोलाइट जो होता है, जियोलाइट आपको पता है लो टेम्परेचर फेसिस होता है बेरवेन सीरीज का, ठीक है, तो D is 1, तो आंसर विल बी डी। सफायरिन क्वार्ट्ज जो होता है इसका कॉम्बिनेशन हमेशा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में मिलता है, ठीक है। एंड A is 4, कॉर्डेराइट क्लोराइड लो प्रेशर पे आपको मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मिनरल जोन्स, ठीक है, तो क्लोराइड, गार्नेट, सिमनाइट, ठीक है, ये आता है अपना क्लोराइड, बायोटाइट, गार्नेट, सिमनाइट, काइनाइट, सॉरी स्टोराइट, काइनाइट, सिमनाइट, ठीक है। तो ये भी गलत है, इसमें काइनाइट पहले आ गया, काइनाइट आपका बहुत ही हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिमनाइट पहले आ गया। ओके, टाइप ऑफ लिनिएशन फाउंड इन अनमेटामॉर्फोज्ड और वेरी लो ग्रेड मेटामॉर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, तो इसका आंसर है पेंसिल स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में बहुत अच्छे से बताया है ना। डिस्क्रीट इंटरफेरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन क्लीवेज एंड सब्सिक्वेंट टेक्टोनिक क्लीवेज, तब जाके आपके पेंसिल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अ हाईली competent layer embedded in thick incompetent rock layers is subjected to layer parallel shortening. The type of fold developed in competent layer will be, तो competent layer में आपका क्या होगा, कस्पेट लोबेट फोल्ड जनरेट होंगे, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर टिग्मेटिक फोल्ड होगा, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। जो कस्पेट लोबेट फोल्ड्स होते हैं ना, वो जनरली आपका कह सकते हो कि सॉफ्ट सेडिमेंट्स में बनते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी कॉन्ट्रास्ट जब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर टिग्मेटिक फोल्ड होगा। टिग्मेटिक फोल्ड में ठीक है, टिग्मेटिक फोल्ड में बकलिंग होती है ड्यू टू शॉर्टनिंग, वहां पे कंपिटेंट लेयर जो होगी वो टिग्मेटिक फोल्ड बनाएगी, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग लेयर जो होगी वो टिग्मेटिक फोल्ड बनाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका रहता है, मतलब ऐसे मैट्रिक्स है आपका, लेट से, तो बीच में आपका इस तरीके की लेयर आपकी बनती है, ठीक है, ड्यू टू बकलिंग, तो ये जो लेयर होगी इसको हम बोलते हैं टिग्मेटिक फोल्ड, ठीक है। इरेगुलर टाइट हाईली कन्वर्टेड फोल्ड्स बनते हैं आपके। तो सुप्राटेनियस फोल्ड की बात हो रही है, सुप्राटेनियस फोल्ड इज आल्सो नोन एज योर क्लास 1A फोल्ड्स, ठीक है, रेयर होते हैं काफी नेचर में, तो इसमें जो हिंज पे थिकनेस होती है वो कम रहती है और फिर बढ़ती जाती है टुवर्ड्स लिम्स, ठीक है। सो ऑर्थोगोनल थिकनेस ऑफ लेयर इज मिनिमम एट द हिंज एंड इंक्रीजेस टुवर्ड्स द लिम। क्वेश्चन नंबर 49, यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इजी है। क्वेश्चन नंबर 50, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिटल शेयर जोन्स, ठीक है। तो ब्रिटल शेयर जोन्स ये डायरेक्टली फॉसन के इस डायग्राम से क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। ब्रिटल, फ्रिक्शनल, ठीक है, तो ब्रिटल शेयर जोन्स आर आल्सो नोन एज फ्रिक्शनल शेयर जोन्स, ये भी सही है।
ब्रिटल शेयर जोन्स आर जनरली कन्फाइंड टू अपर मोस्ट, ठीक है, ये भी सही है, 10 से 15 किलोमीटर तक। शेयर फ्रैक्चर्स हैव रिलेटिव मूवमेंट परपेंडिकुलर टू द फ्रैक्चर वॉल, नहीं, ठीक है। So it is 1, 2 and 4. In brittle shear zones, breaking of rocks occur along macro scale fracture planes or zones. तो ये भी सही है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जनरली आपका मैक्रो स्केल फ्रैक्चर प्लेन्स या जोन्स में रॉक्स ब्रेक होती हैं, ओके। क्वेश्चन 3 इज इनकरेक्ट, सॉरी ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज रिलेटिव मूवमेंट क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है ना अलोंग द फ्रैक्चर वॉल। ओके, दिस इज अगेन फॉल्टेड रॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्यूडोटैक्लाइट आपको पता है कोहेसिव एंड ग्लासी होता है ना, C2। ये देखो, स्यूडोटैक्लाइट इज डिविट्रिफाइड ग्लास। A3 फिलोनाइट इज माइका रिच माइलोनाइट, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिलो, यहीं से आपको माइका का आइडिया हो गया होगा, है ना। सो बी इज द करेक्ट आंसर। गॉज आपको पता है, इट कंटेन्स, it is due to brittle faulting, and proto-malonite contain 10 to 50% matrix content. Proto-malonite, ठीक है, दिए। स्यूडोटैक्लाइट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ये मैप सिंबल है, बहुत इजी है। ओवरटर्न बेड्स का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है ना, ठीक है ना। ए का 4, वर्टिकल फोलिएशन सी का है 2, तो ए का 4, सी का 2, तो आंसर विल बी सी। ओके, इंटरफेरेंस ऑफ फोल्ड से क्वेश्चन आ चुका है, तो टाइप 1 फोल्ड है ना। एक्सियल सरफेस परपेंडिकुलर्स हैं एक दूसरे के, जब सुपरइम्पोजिशन हो रहा है तो आपको आउटक्रॉप पैटर्न्स कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। रिजल्टिंग ज्योमेट्री आपको ये देखने को मिलेगी, है ना। तो फर्स्ट फेज ऑफ डिफॉर्मेशन इज दिस वन, सेकंड फेज ऑफ डिफॉर्मेशन इज दिस वन, दोनों आपस में मिल गए तो हमारी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बन गई। अब इसको बीच में से ऐसे काट दो, मान लो इरोड हो गया ये, तो आपको ग्राउंड में कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा, है ना, मैप पे, ठीक है। So the outcrop pattern may be a result of two mutually perpendicular upright folding events, ठीक है। टू ओनली इज द करेक्ट आंसर, इसमें तो कोई, मतलब इसमें ऑप्शन, इसमें स्टेटमेंट ही है, बस एक एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, मैंने कहा था आपको कि पैटर्न याद कर लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पैटर्न, हुक पैटर्न, मशरूम पैटर्न, है ना। मैप व्यू का मतलब क्या होता है, जियोलॉजिकल मैप, है ना। तो आपका 3D में कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा ना, मतलब पहली फोल्डिंग तो ये हुई और दूसरी फोल्डिंग कुछ इस तरीके से हुई, सेकंड फेज ऑफ फोल्डिंग में इस तरीके से हुआ, तो इसका एक्सियल प्लेन कुछ इस तरीके से रहेगा। अब इसका, सॉरी, इसका एक्सियल प्लेन कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट। राइट, और ये इसका ओरिएंटेशन इस तरीके से, लेट्स से इसका ओरिएंटेशन ईस्ट वेस्ट है, इसका ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ, तो ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। अब ये दोनों
अगर फोल्ड मिल गए तो ये ज्योमेट्री जो बनेगी ये कुछ इस तरीके की बनेगी, है ना। अब लेट्स से कि ये ऊपर वाला पार्ट, ये डोम वाला पार्ट जो है, ये मैं क्या कर देता हूँ, इरोड कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो फिर ये ऊपर से ऐसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये पैटर्न आपको दिखेगा। दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से भी क्वेश्चन आया, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका आंसर है वर्टिकल फोल्ड। द फोल्ड इज वर्टिकल फोल्ड, ठीक है ना। वर्टिकल फोल्ड आपका इस तरीके से होता है, यूं। ठीक है। अब क्या है, एक्स वाई जो है इसका एक्सियल प्लेन है, तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री पे है ना। जैसे जैसे हम पेरिफेरी की तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे इसका क्या है, अगर मैं बोलूँ कि ऐसे होता तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है ना, एक्सियल प्लेन। बट एक्सियल प्लेन है 90 डिग्री पे, और इसका जो एक्सिस है वो भी ठीक 90 डिग्री पे डिप कर रहा है ना, नीचे। तो ये ठीक बीच में आएगा, है ना। फोल्ड का एक्सिस क्या है, ठीक 90 डिग्री नीचे डिप कर रहा है ना। तो आंसर विल बी वर्टिकल फोल्ड। क्वेश्चन नंबर 55 तो यार सबको पता होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 56 भी सबको पता होगा, टेट्रागोनल है, वन एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड। ग्लॉकोफेन का फॉर्मूला भी अगर आता है तो आपने कर लिया होगा, Na2Mg3Al2SiO। ट्राइऑक्टाहेड्रल लेयर सिलिकेट, इसका आंसर ए होगा, बाय आयंस। ठीक है, तो आप देख सकते हो ट्राइऑक्टाहेड्रल में क्या होता है। जितने भी 3 ऑक्टाहेड्रा हैं आपके, ये तीनों की तीनों क्या है, आयन से फिल्ड रहते हैं। ओके, क्ले मिनरल से दे रखा है। इलाइट इज एसेंशियली फाइन ग्रेन मस्कोवाइट विद सम ऑफ द के प्लस लीस्ट आउट, ये सही है। ठीक है, इलाइट क्या है आपका, ये मैंने मिनरोलॉजी में सारा जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनके बारे में बताया है ना। तो इलाइट टाइप क्लेज आर फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ के एंड एल रिच रॉक्स अंडर हाई पीएच कंडीशंस। ठीक है, तो जो ऑल्ट्रेशन होता है वो जनरली मस्कोवाइट का ऑल्ट्रेशन होता है ना। फेल्डस्पार का भी होता है, बट मस्कोवाइट का ज्यादा होता है। मस्कोवाइट में जो के होता है वो लीस्ट आउट हो जाता है। ठीक है, एंड रिप्लेस्ड बाय वीकली बाउंड वाटर। ठीक है, ठीक है, वाटर भी रहता है इसमें। Vermiculite is a interleast, vermiculite is a least biotite with some least biotite with some interlayer water. तो वर्मिकुलाइट क्या होता है, वेदरिंग प्रोडक्ट ऑफ माइका, इसमें दे नहीं रखे हैं लेकिन बायोटाइट। ठीक है, और वर्मिकुलाइट क्या होता है, आपकी स्वेलिंग क्लेज होती है, सो दैट्स वाई। ठीक है, इज ऑल्सो हाइड्रेटेड, और ये एक्सपैंड भी करती हैं। ओके, बट स्मेक्टाइट ज्यादा एक्सपैंड करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिवली हाई चार्ज। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सिक्सटी का पॉलीमॉर्फ। ठीक है, so this was the part first of GSI prelim 2025. Okay,
नेक्स्ट पार्ट विल सून कम, जिसमें हम 60 से लेके 120 तक सॉल्व करेंगे डिटेल में। ओके, अगर आपको ऐसा लगा हो कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप। द कोर्सेज are there, new courses will be uploaded soon. Okay, till then stay safe and goodbye.